नमस्कार। हिंदी विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत अभिनंदन है। हम सितंबर माह को हिंदी का माह, भारतीय भाषाओं के महीने के रूप में देखते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है और शिक्षक का संबंध भाषा से मौखिक और लिखित दोनों रूपों से होता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि सन 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी को संघ की या केंद्र सरकार के समस्त कार्यों के निष्पादन की भूमिका के रूप में स्वीकृति दी गई थी, यानी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। समस्त कार्यों के निष्पादन में जो भाषा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, स्थान बनाती है, वही राजभाषा के रूप में स्वीकृत होती है। और तीसरा दिन 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुवाद में भी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दो भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह सितंबर का महीना भारतवर्ष में और अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी और भारतीय भाषाओं के महत्व की दृष्टि से निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है और तमाम तरह की गतिविधियों का, भाषा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया भी जाता है। हम जानते हैं कि यह एक बहुभाषा भाषी, बहुसांस्कृतिक देश है। किसी भी आज़ाद देश की, स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा से ही होती है। हम विश्व के मंच पर इतनी सुदीर्घ आज़ादी की अवधि बीतने के बाद भी लगभग 77 वर्ष की आज़ादी हमने देखी। अमृतोत्सव आज़ादी का हमने मनाया, किंतु आज भी ये चिंता का विषय बना हुआ है कि हमने भारत की किसी भी एक भाषा को विश्व के मंच पर अपनी प्रतिनिधि भाषा के रूप में स्थापित नहीं करवाया। यह हमारी भाषाओं के प्रति उदासीनता का परिचायक भी है। और दूसरे कुछ कारण भी हैं कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम बहुभाषा भाषी, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने पर भी हम पर जो शासन करने वाले शासक थे, उन्होंने आधिकारिक और औपचारिक रूप से हमें अपनी भाषाओं में काम नहीं करने दिया। मध्यकालीन जो भारतीय समाज था, व्यवस्था थी, शासन प्रशासन था, उसमें मुगल शासकों ने समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा फारसी को घोषित कर दिया था। पर्शियन में सभी कार्य उर्दू अरबी की सहायता से ये चलते रहे। यह तो भला हो हमारे कवियों का, जिन्होंने अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में, अपने घरों में, अपने आंगन में बैठकर हिंदी की समस्त बोलियों की रक्षा की, उन बोलियों में साहित्य सृजन किया, चाहे वो ब्रजभाषा हो, अवधी भाषा हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, राजस्थानी हो या अन्य जिनकी चर्चा हम हिंदी की 18 बोलियों के रूप में करते हैं। निश्चित रूप से उनमें कविता का सृजन तो हुआ, प्रचुर मात्रा में हुआ, किंतु शासन के साथ पत्र व्यवहार के लिए, औपचारिक लेखन और अभिव्यक्ति के लिए हमें हमारी भाषाओं में कार्य करने की स्वीकृति नहीं थी। ऐसे भी कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, और इसी कारण पराधीन सपनेऊ सुख नाही, जब हम इस उक्ति को याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय तो बनता है
तो शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा दीक्षा, वो सब फारसी के, पर्शियन के माध्यम से चला। 400-450 साल तक का यह सिलसिला। आगे चलकर अंग्रेज हम पर काबिज हो गए और अंग्रेज़ों ने समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा अंग्रेजी को घोषित कर दिया। परिणामतः सभी कार्य अंग्रेजी माध्यम से ही संपन्न होने लगे। इस तरह लॉर्ड मैकाले की जो घोषणा थी कि इस देश की, इस राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें उतनी सरलता से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका एक ही उपाय है कि इस देश की भाषाओं को नष्ट किया जाए, क्योंकि भाषा संस्कृति की संवाहिका भी होती है और हमारी भाषाओं में, बोलियों में, उपभाषाओं में, उपबोलियों में हमारी सांस्कृतिक विरासत मौजूद है। इस तरह लॉर्ड मैकाले की उस नीति ने अंग्रेजी को हमारे मनोमस्तिष्क पर इस कदर आरोपित किया और शासकों ने समस्त कार्य निष्पादन की भाषा अंग्रेजी को बना दिया और एक ऐसी सामाजिक भ्रामक धारणा का प्रचार दुष्प्रचार भी किया कि अंग्रेजी से ही व्यक्ति शिक्षित या आधुनिक दिखाई देता है। इसलिए पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में और शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान के माध्यम की शिक्षा, वो सब अंग्रेजी के माध्यम से ही की जाने लगी। आज़ादी से पहले हमारे देश के बड़े बड़े चिंतक, विचारक, राजनेता, बैरिस्टर, वकील, चिकित्सक, डॉक्टर, ये सब विदेशों से जाकर शिक्षा अर्जित करने लगे। अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। तो एक सामाजिक संदेश भी यह गया कि यदि उच्च पद तक पहुंचना है, ख्याति प्राप्त करनी है, तो अंग्रेजी ही उसका एक सशक्त माध्यम है। परिणामतः हिंदी और समस्त भारतीय भाषाएं, हिंदी इतर भारतीय भाषाएं जो देश के अलग अलग राज्यों में राजभाषा के रूप में स्वीकृत भाषाएं हैं, उन सब में एक हीनता का भाव जानबूझकर प्रायोजित ढंग से पैदा किया गया। कुल मिलाकर ये जो 1000 वर्ष का लंबा समय है, यानी आधुनिक काल से पहले का जो समय है, जिसको हम साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से जानते हैं, तब तक ये कविता की भाषा, साहित्य की भाषा हमारी भाषाएं थीं, लेकिन औपचारिक कार्य निष्पादन की भाषाएं वो फारसी और अंग्रेजी थीं। इस तरह आधुनिक युग तक आते आते ये बोध हमारे कवियों में राष्ट्र चेतना का, राष्ट्रीय एकता का ये जो भाव पैदा हुआ, उसमें बहुत से उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के कवियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीय चेतना को, इनको जागृत करने की दृष्टि से कुछ राष्ट्र नायकों को कविता में स्थान दिया। छत्रपति शिवाजी को, छत्रसाल को, और जो शासक थे उनको भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। किंतु आधुनिक काल तक आते आते भारतेंदु युग जो प्रथम युग है, उसमें भाषा की चिंता प्रारंभ हुई। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु ने, हालांकि भारतेंदु से पहले जो मंगल पांडे के नेतृत्व में आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें अलग अलग राज्यों, अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि और नेतृत्व देने वाले राजनेता शामिल थे, लेकिन लड़ाई का, आज़ादी के संघर्ष का माध्यम हिंदी को बनाया गया। भारतेंदु ने लगभग 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे और उन्होंने भारतीय भाषाओं को
मातृभाषाओं को, हिंदी को उसके जो महत्व से अवगत कराने का काम है वो किया। लेकिन उन्होंने अनुवाद पर भी बल दिया। अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। वो चाहते थे कि देश विदेश की अद्यतन अधुनातन जानकारियाँ, खोज, अनुसंधान वो भारतीय भाषाओं में भारतीय पाठकों तक भी आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अनुवाद के माध्यम से हम वैश्विक अद्यतन जानकारियों को आत्मसात करें, ग्रहण करें, जिससे विश्व की तमाम समस्याओं, चुनौतियों से हमारे देश के नागरिक भी अवगत हों और वो उस संघर्ष में शामिल हों। हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से, स्त्री शिक्षा की दृष्टि से, अनमेल विवाह की दृष्टि से, बाल शोषण की दृष्टि से ऐसी कई तरह की समस्याएं, चुनौतियां थीं। तो इस युग के कवियों ने, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के कवियों ने, और इसके बाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के कवियों ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी खड़ी बोली हिंदी को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया। इसलिए भाषा विमर्श के नए आयाम उद्घाटित हुए, साहित्येतर अनुशासनों पर बल दिया गया और बहुत सी कविता से अलग गद्य विधाओं के स्वागत के लिए भी तैयारियां की गईं। इसलिए हिंदी में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, अनुवाद, पत्र पत्रिकाओं के लेखन संपादन, ऐसी तमाम संभावनाओं को उद्घाटित किया गया और वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों को अब हिंदी में लेखन के लिए आत्मसात किया गया, उसका स्वागत किया गया। पुराने पारंपरिक विषयों को छोड़ने, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का आह्वान किया गया। अब भक्ति की, काव्यशास्त्र की, प्रशस्ति की, तमाम तरह की जो प्रवृत्तियां थीं उनसे बाहर निकलने का आह्वान भी किया गया। तो कुल मिलाकर खड़ी बोली हिंदी, जो कभी एक बोली होती थी जिसको हम धीरे धीरे अमीर खुसरो के ज़माने से उसका जो शुभारंभ था वह अवरुद्ध हो गया और फिर भारतेंदु युग में आकर वह एक सशक्त भाषा के रूप में, अद्यतन अधुनातन ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने, अभिव्यक्ति देने वाली भाषा के रूप में वह स्वीकृत हुई। और ये जो पारंपरिक भाषाएं थीं, इनके समानांतर जब खड़ी बोली स्थापित हुई तो स्वाभाविक है कि खड़ी बोली में लेखन को प्रोत्साहित किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत से रचनाकारों को तैयार किया और पत्रिकाओं में सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए उसमें खड़ी बोली में लिखे गए लेखों को, सामग्री को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी उन्होंने किया। परिणामतः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावाद के कवियों ने तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया, परिनिष्ठित किया, संवर्धित किया, संस्कृतनिष्ठ बना दिया और वह धीरे धीरे अपनी एक गरिमा के साथ स्थापित होती चली गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे एक के बाद एक रचनाकार हमारे सामने आते गए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ऐसे बहुत से रचनाकारों का उल्लेख, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हम उनको याद करते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, बहुत से रचनाकारों ने साहित्य, कविता और गद्य विधाएं, निबंध आदि लेखन में, आलोचना के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने संपादकत्व के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को एक सशक्त भाषा बना दिया। प्रेमचंद ने जो कसर रह गई थी उसको पूरा किया और उर्दू में लेखन प्रारंभ करने वाले प्रेमचंद धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी में आ गए। अपनी उर्दू में लिखित रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया और फिर उन्होंने कहानियों से, मानसरोवर के 8 खंड उनकी कहानियों के प्रकाशित हैं, बहुत से
विश्व स्तरीय उपन्यास, जिसमें रंगभूमि है, जिसमें गोदान है, जिसमें निर्मला है, कायाकल्प है, बहुत सारे उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद ने हिंदी के प्रति एक जागृति पैदा की, एक लगाव पैदा किया, घर घर तक हिंदी को पहुंचाने की जो भूमिका थी उसका निर्वाह किया। और जब हम स्वतंत्र हुए तो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने 1947 में यही था कि कौन सी भाषा में देश चलाएं। अपनी कोई भाषा औपचारिक रूप से शासन प्रशासन के काम की दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी हमें अनुमति नहीं थी। मैंने पहले ही कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, न तो मुगल शासक हमें हमारी भाषा में काम करने देना चाहते थे और न ही अंग्रेज़ देना चाहते थे। परिणामतः हमने 47 में इस पर चिंता की, क्योंकि आज़ाद देश की भाषा अपनी होनी चाहिए। अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ी से हम मुक्ति नहीं पा सके। उसी का दुष्परिणाम है कि 49 में 14 सितंबर 49 के दिन हमने हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया, लेकिन समस्त कार्यों के निष्पादन की अनिवार्यता इसकी घोषणा नहीं की। अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में राजभाषा हिंदी के जो प्रावधान किए गए, उनमें भी बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनको छोड़ दिया गया, ढील दे दी गई कि यदि हिंदी में काम नहीं भी होगा तो अंग्रेज़ी के माध्यम से हम काम कर लेंगे। काम करते हुए यदि हिंदी का शब्द याद नहीं आएगा तो अंग्रेज़ी शब्द को या उसको लिप्यंतरित करके देवनागरी में लिखने की छूट भी दे दी गई। और हिंदी भाषा में कामकाज के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम तरह के प्रावधान जो थे वो इस पूरी व्यवस्था में एक प्रकार से सेंध लगा रहे थे। परिणाम यह है कि हम जो निश्चय प्रारंभिक 15 साल में हिंदी में सबको दक्ष करने, सिद्धस्थ बनाने, शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा कामकाज में निपुण बनाने, हिंदी भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग में समर्थ बनाने का जो संकल्प था वो एक प्रकार से निस्तेज हो गया। और जो छूट दी गई, अध्यादेश आदि में, नियम आदि में परिवर्तन किए गए, उनके कारण हिंदी जो है वो विधिवत प्रयोग अनुप्रयोग की भाषा नहीं बन सकी। और अंग्रेज़ी की बैसाखियों पर चलने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था उसमें हम अभ्यस्त हो गए। उसी का दुष्परिणाम है कि आज लगभग 77 वर्ष बाद भी हम राजभाषा हिंदी को याद करते हुए हिंदी में कामकाज की प्रेरणा देते हैं, तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन करते हैं, प्रतियोगिताओं का, प्रोत्साहन का, पुरस्कारों का, प्रमाण पत्र आदि का, राशि वितरण आदि का, ये सब काम करते हैं। लेकिन 11 महीने शेष जो हैं वह फिर से अंग्रेज़ी की चौर्य कर्म से चलने वाली संस्कृति उसको आत्मसात करते हैं। पुरानी फाइलें देखकर अंग्रेज़ी की हम वर्तमान व्यवस्था में समस्त कार्यों का निष्पादन करते चले आ रहे हैं। तो अब कम से कम हमें ये संकल्प लेना होगा, हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, इन सब के आयोजन के समय, कि ये जो उत्सव है, ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापन का समय है, ये केवल रस्म अदायगी ना हो, ये रिचुअल बनकर ना रह जाए। हम 11 महीने अंग्रेज़ी में काम करें, अंग्रेज़ी में सोचें, और 1 महीना केवल हम हिंदी को याद करें, और उसमें भी हम हिंदी की बात तो करें लेकिन हिंदी में बात न करें। यह थोड़ा चिंता का विषय है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी दैनिक चर्या में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में, परिकर में, परिसर में, पितरों में, परिवार में, हम यथासंभव हिंदी में बात करें। हिंदी में बात करते हुए अन्य जो हिंदी इतर भाषाभाषी राज्यों से, क्षेत्रों से जो भारतवासी हैं, उन्हें ये बात समझाएं कि ये राष्ट्रीय अस्मिता का मामला है, प्रश्न है। ये किसी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम विश्व के मंच पर भारत की अनेक भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जो समर्थ हैं, सक्षम हैं और प्रचुर मात्रा में साहित्य से समृद्ध और संपन्न हैं। हम किसी एक भाषा को पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में, विश्व के मंच पर
भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ले जाएं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और इस तरह जो भी हमारी मजबूत सशक्त भाषाएं हैं उन सबको हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा के रूप में स्थापित करें। यही समय है जब हम वाक्य विन्यास हिंदी के सरल बनाएं, लेकिन ये सरलता शब्दावली की सरलता नहीं है। शब्द और शब्दावली, इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। हिंदी में कामकाज को लेकर आज बहुत से लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं, इस तरह की बात कहते हैं कि हिंदी बड़ी क्लिष्ट है, हिंदी की शब्दावली दुरूह है, कठिन है, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि ये शब्दावली ये अवधारणात्मक शब्द हैं, ये शब्द से भिन्न है। ये इनको पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत कितनी अर्थ छटाएं, अर्थ छवियाँ इनको स्थापित किया जाता है, पिरोया जाता है। इसलिए इनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस शब्दावली के निर्माण वाली संस्था, निर्माण करने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था, जिसे हम CSTT के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं, सन 1961 में उस आयोग की स्थापना हुई और उसने आज तक लगभग हिंदी के पारिभाषिक शब्द 9 लाख बना दिए। समस्त भारतीय भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों की बात करें तो 30 लाख से अधिक शब्द बनाए हैं। ये सब कृत्रिम है, ये नैसर्गिक या स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसी से हम अद्यतन, अधुनातन ज्ञान विज्ञान की, उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार की, भाषा के कार्यान्वयन की, अनुवाद के माध्यम से या मौलिक रूप से हम भाषा प्रयोग की चर्चा परिचर्चा अगर करते हैं तो बिना शब्दावली के हम इस स्वप्न को साकार नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का यह युग है और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अगर उसकी कोई बैकबोन है, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो अनुवाद है, और अनुवाद की यदि कोई बैकबोन है तो वो शब्दावली है। बिना शब्दावली के हम मानक और ठीक या सटीक या सार्थक अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे ही हम निर्धारित मानक शब्दावली का किसी एक प्रयोग का दूसरा पर्याय प्रयोग में लाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें अनुवाद के सिद्धांत को, अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया को, अनुवाद के सामाजिक मनोविज्ञान को समझते हुए हिंदी की शब्दावली का महत्व भी समझना चाहिए। एक रूप मानक पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धता, उनका प्रयोग अनुप्रयोग, यह अत्यंत आवश्यक है। इसी से हिंदी के अद्यतन अधुनातन आयामों का विकास होगा, उसमें नई संभावनाएं उद्घाटित होंगी, और हम जानते हैं कि हिंदी के प्रति हमारी जो उदासीनता रही है उसे हमें दूर करना होगा। हमें हिंदी को थोड़ा समय अपने व्यक्तिगत जीवन से निकाल कर देना होगा। हम दुर्भाग्य यह है कि इस सूचना प्रौद्योगिकी के, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और तमाम तरह के दूसरे उपकरण, इनके बढ़ते प्रभाव के कारण, सिनेमा के कारण, दूरदर्शन के कारण, रेडियो आदि के कारण और तमाम तरह के इंटरनेट और अन्य अद्यतन अधुनातन जो न्यू मीडिया के उपकरण हैं उनके कारण, सोशल मीडिया के कारण हमने अपनी भाषा को, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो, चाहे वो राजभाषा हो, चाहे वो संपर्क भाषा हो, उसको समय देना बंद कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि आज जो पठनीयता घट गई है, हिंदी की पत्रिकाएं अब लोग नहीं पढ़ते, हिंदी की कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, इनके प्रति जो अभिरुचि थी वो निरंतर घट गई है। उसको बढ़ाना होगा, हमें पुस्तकों की तरफ लौटना होगा। ये जो कंप्यूटर, मोबाइल आदि है, ये जो कट एंड पेस्ट वाली संस्कृति है और ये जो चौर्य कर्म वाली संस्कृति है, उससे बाहर निकलना होगा। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना यह आना चाहिए। मातृभाषा के महत्व को भी हमें अपनी नई पीढ़ी को समझाना होगा, क्योंकि मातृभाषाओं में और हिंदी में एक संबंध सुनिश्चित रूप से बनता है। किंतु
हम अंग्रेज़ी की तरफ, फ्रेंच की तरफ, जर्मनी की तरफ बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और वो बच्चे उधर भाग रहे हैं। लेकिन भारतीय भाषाएं सीखने के प्रति जो उदासीनता है वो चिंता का विषय है। हिंदी के प्रति, उसके प्रयोग के प्रति जो हीन भावना दिखाई देती है वो चिंता का विषय है। इसलिए मित्रों, यह याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत में अपनी अस्मिता को यदि बचाना है, अपनी संस्कृति को यदि बचाना है, अपने मूल्यों की यदि रक्षा करनी है, तो हमें हिंदी की प्रयोग धर्मिता को बढ़ाना होगा, हिंदी अनुप्रयोग से जुड़ना होगा और हमारी युवा पीढ़ी को भी उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक आत्मीयता का भाव, एक सम्मान का भाव ये पैदा करना होगा। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।